हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टारगेट बैच। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आज हम लेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसमें जो है एक क्वेश्चन हमेशा जेईई में रहता है और बहुत ही आसान रहता है। जो भी पढ़ाएंगे उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे। इसलिए क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज में हम डिवाइड किए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो पार्ट वाइज में क्या होता है, देखो सबसे पहले आज हम लोग का डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल और बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। मेन आज ये होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जेईई में भी पूछा है और एडवांस में भी इसका यूज है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये सबसे पहले देखो फैक्टोरियल क्या होता है, इसके बारे में तो जानते होंगे। फैक्टोरियल n को ऐसे ही डिनोट करते हैं या तो ऐसे डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। और इसका मतलब होता है n, n-1, n-2, n-3, इस तरह से अप टू 3, 2 और 1 तक जाता है। ये सब बेसिक में पढ़े होंगे 11th में। सिमिलरली अगर 2n रहता फैक्टोरियल, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ये बोलेंगे। और ये 2n, 2n-1, 2n-2, इस तरह से टोटल कहां तक जाएगा, अप टू 2-1 तक। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो इसमें टोटल है 2n फैक्टर्स होगा। कितना फैक्टर्स होगा, 2n फैक्टर्स होगा। तो इस 2n फैक्टर्स में n फैक्टर्स अलग कर लेते हैं और n फैक्टर्स अलग कर लेते हैं। जैसे देखो फैक्टोरियल 6 है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल 6 अगर है तो 6 नंबर्स आएगा। तो इसमें जो भी 2 का मल्टीपल वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो टोटल 6 है तो 3 2 का मल्टीपल और ऑड हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 इंटू 2, इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन बनाने में। 5 इंटू 3 इंटू 1। देखो अगर 6 है तो 3 3 आप हाफ हो गया। अगर 2n रहता तो n और n हो जाता। वही यहाँ पे देखो, यहाँ 2 का मल्टीपल वाला एक साथ रखे हैं, 6 2 6 4 2 तक है। ठीक है, ये n फैक्टर्स हो गया टोटल। बाकी ऑड वाला, जैसे यहाँ ऑड सेपरेट किए हैं, ये ऑड का है सारा, इसको अलग कर लिए। ठीक है, अब चलो इसमें से भी 2 निकलेगा, 2 इंटू 3, इसमें से भी 2 निकलेगा और इसमें से भी 2 निकलेगा। तो अगर 3 नंबर है 2 2 2, 2 पे पावर 3, अगर n नंबर्स रहता तो 2 पे पावर क्या हो जाता, n हो जाता। और जो रेस्ट बचता वो क्या हो जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 पे पावर 3। इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। तो वही यहाँ पे n है, इसलिए फैक्टोरियल n लिख दिया और ऑड वाला सब एक जैसा हो गया, एक साथ हो गया। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये सब बेसिक 11th में पढ़ा होगा। कुछ बेसिक है यहाँ पे। देखो होल नंबर्स जो होता है डिफाइंड होता है फैक्टोरियल में। होल नंबर जानते हो, जो नेचुरल नंबर्स के साथ 0 होता है, नेचुरल नंबर डिफाइंड होता है, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर अनडिफाइंड होता है। जैसे अगर फैक्टोरियल 4/3 आ गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, इसका हम नहीं निकाल सकते। निगेटिव भी नंबर रहेगा, जैसे -4, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इरेशनल नंबर रहेगा, √3 रहेगा, तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा ये बेसिक कैलकुलेशन। जैसे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। जबकि रूट में रहता है तो लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है √6, लेकिन फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन कैसे करोगे इसको, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 को लिख दो 3 2 1 एंड 2 को लिख दो 2 इंटू 1 एंड इज इक्वल टू 12। ठीक है, जबकि इस फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, पढ़े हुए 11th में। सिमिलरली देखो ये फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 है, तो इसको हम ऐसे नहीं काट करके कैंसिल आउट करके फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां से, देखो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3,
इस 6 को ब्रेक कर दो पूरे फैक्टोरियल में, 6 5 4 3 2 1 एंड 3 2 1, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों में डिफरेंस हो गया, तो ऐसा ये दोनों कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन करने में स्टेप्स काम आएगा। इसलिए फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी हमेशा 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जैसे बेसिक 11th में पढ़े होगे, एक देखो यहाँ फॉर्मूला होता है NCR और NPR, C4 कॉम्बिनेशन होता है, P4 परमुटेशन होता है ना। तो यहाँ पे अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं मतलब है, अभी मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या कि ये फॉर्मूला से, जैसे NCR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r इंटू r, ये सब 11th में पढ़े होगे। जैसे 5C4 है तो यहाँ पे पुट करके रख दे, निकाल लेंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, और इसको ब्रेक कर देंगे तो 5 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 1 इंटू 4 3 2 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह का पढ़े होगे 11th में, है ना। तो इस थोड़ा बेसिक से बता देते हैं। ये देखो रिलेशन NCR को CR भी लिख सकते हैं या इसको N और R भी लिख सकते हैं, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी लिखा रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा भी रह सकता है। जैसे सेम यहाँ पे रहता 5 और 4 का वैल्यू निकालना, ये दोनों सेम है, यहाँ डिवाइड नहीं रहता है, ये नहीं कि डिवाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही रहता है। अब नेक्स्ट देखो, एक ये रिलेशन है कि NCR को हम लिख सकते हैं, NCR को हम लिख सकते हैं NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, क्योंकि NPR में R नहीं रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है, फैक्टोरियल R रहता है। ठीक है, ये सब बेसिक 11th में पढ़े होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब देखो क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, मतलब NC0 NC1 NC2 इस तरह से जाता है, NCn माइनस 2 NCn माइनस 1 और NCn, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। 11th में पढ़े होंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और इसमें जो होता है इक्विडिस्टेंस, मतलब सेम रहता है, NC0 इज इक्वल टू NC1, NC0 इज इक्वल टू NC1, और इसका वैल्यू 1 होता है हमेशा। इन शुरू वाला और लास्ट वाला का 1 होता है, इक्वल होता है और 1 होता है। शुरू से सेकंड और लास्ट से सेकंड क्या होगा, NC1 इज इक्वल टू NCn माइनस 1, और इसका वैल्यू क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इधर से फर्स्ट सेम होगा, इधर से सेकंड सेम होगा, बिगिनिंग से थर्ड और एंड से थर्ड सेम होगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। ये सब कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये दो जो है हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ऐसे 11th में डिटेल में पढ़े होगे, अगर NCR का तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, तो NCR का मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है n का वैल्यू पे। ठीक है, जैसे अगर तुमको दे दे 18CR का, बोलो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पे 18 जो है, n का वैल्यू 18 है, ये तुम्हारा इवन है। तो इवन में क्या बताएं, तो अगर इवन रहेगा तो जब r का वैल्यू n/2 होगा, तो n/2 कितना होगा, देखो तो 18/2 मतलब 9, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 18C9। मतलब कोएफिशिएंट्स जो होगा, जानते हो ये r का वैल्यू 0 से लेकर के, r का वैल्यू 0 से लेकर के 18 तक होगा, तो सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट वैल्यू वाला कौन सा होगा, तो ये निकालने का फॉर्मूला है। मतलब इसमें 18C0 18C1 18C2 में सबसे ज्यादा वैल्यू बता देगा इसका,
वही अगर ऑड रहता, जैसे 19C R रहता, मतलब इसको अगर हम ब्रेक करते तो 19C0, 19C1, 19C1, 19C2, इस तरह से कहां तक जाता, 19C19 तक। अब कहता कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, किसका होगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, या तो n+1 y2 कर दो या n-1 y2 कर दो। तो n का वैल्यू इसके लिए हो गया कितना, 19, तो r का वैल्यू क्या होगा, n-1 y2, 90 - 1 y2 मतलब 9, तो इसका भी हो जाएगा तुम्हारा 19C9, ठीक है। या प्लस भी कर सकते हो, r = n+1 y2 मतलब 19 + 1 y2, अब ये हो जाएगा 10, तो 19C10 भी हो जाएगा। अब कहोगे दोनों तो सर देखने में अलग है, लेकिन जब इसका वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा, है ना। इसलिए कोई भी अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ NCR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कोई भी पूछ सकता है। जैसे देखो 100C R का बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वे तो अब तुम कंफ्यूज कर जाओगे, क्या तुम्हारा इतना टेंशन होगा कि कैसे निकालेंगे, ये तो सर बताए नहीं है। तो ये बस याद रखना है कि इवन रहेगा तो n/2 पे मैक्सिमम होगा और ऑड रहेगा तो n+1 y2 पे होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलो देखो, अब चले आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। अगर कोई बाइनोमियल है x + 2 होल पे पावर 100, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये n का वैल्यू 100 है, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो टोटल हो जाएगा n+1 मतलब 100 + 1 मतलब टोटल 101 टर्म होगा। कब, जब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। सेम चलो अगर मल्टीनोमियल, ये देखो मल्टीनोमियल आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं x + y + z होल पे पावर 7 अगर, ठीक है। और तुमसे इस बोले कि इसको अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, तो इसका देखो ये फॉर्मूला होता है जो अभी क्वेश्चन में भी काम आएगा बनाने में। तो n का वैल्यू है 7, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3, तो 3 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन का कितना हो गया, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हो जाएगा n + m - 1 c m - 1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें चलो -1, यहाँ पे सभी का वैल्यू रख देते हैं, तो देखो तो क्या होगा, 7 + 3 - 1 c 3 - 1 = 9c2। इसको हम निकाल लेंगे, उतना ही टर्म्स होगा, कब, जब इसको हम एक्सपेंशन करेंगे, तो अभी काम आएगा, एक क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट चलो, अब देखो इसमें यहां से क्वेश्चन आ गया, कहता है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये अब अभी बताए थे, ये देखो 3 टर्म है मतलब मल्टीनोमियल हो गया, 2 हो गया तो बाइनोमियल, 3 हो गया तो मल्टीनोमियल, 4 हो गया तो मल्टीनोमियल। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ टोटल कितना है 2163। अब देखो ये जेई में पूछा हुआ है 1982 में। अब इसको हमको कैसे निकालेंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट। सम ऑफ कोएफिशिएंट का मतलब जानते हो, उसका एक्सपेंशन करने के बाद जितना टर्म में कोएफिशिएंट आएगा सभी को निकालना है। तो इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल या मल्टीनोमियल। ऑलवेज पुट वेरिएबल इज इक्वल टू 1, या तो एक वेरिएबल होगा या तो एक से ज्यादा वेरिएबल्स होगा, इज इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा, किसी का भी ऑनलाइन में क्लास करोगे, ऑफलाइन में करोगे, नहीं मिलेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बताएंगे अच्छे से सभी को नोट करते हुए चलना है। अब देखो बस इतना हम जान गए
कि जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना हो तो हमको एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है तुम्हारे पास, 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर होल पे पावर इसको हटा देते हैं, ये तो पूरा हट गया, ठीक है, अच्छा रहने दो। होल पे पावर कितना हो गया, पूरा डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। होल पे पावर यहाँ पे लेके चलो, कितना है 2163, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, x है इसलिए y x y z कुछ भी रहता रख देते, तो कितना होता है 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 1 होल पे पावर 2163 इज इक्वल टू, चलो तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा -1 पे पावर 2163, ये ऑड पावर होगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ गया c, देखो यहाँ पे c रिजल्ट है ना। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, आज का कॉन्सेप्ट ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलो सेम, इसमें कहता है सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज वैनिश, मतलब खत्म हो जाता है, तो अल्फा का वैल्यू निकालो, तो वैनिश मतलब होता है खत्म हो जाना, मतलब लगभग 0 के बराबर हो जाना। तो चलो तो यहाँ से दिया हुआ है क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस 1 होल पे पावर 51, ठीक है, ये भी जे में पूछा हुआ है देखो। और इसका क्या कह रहा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो अभी बताएं कि जहां भी सम ऑफ कोएफिशिएंट रहेगा तो वेरिएबल इज इक्वल टू 1 रख दोगे। अब कहोगे सर वेरिएबल इसमें कौन है, तो एक्स वाई जो भी रहता है वो वेरिएबल होता है, अल्फा ए बी सी जो भी रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वैनिश हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो अगर 0 हो रहा है तो सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए बताए हैं कि x का वैल्यू 1 रख दो, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 होल पे पावर 51 इज इक्वल टू 0। 51 को उस तरफ भेज दो, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। चलो कहानी खत्म हो गया, क्या रिजल्ट आया c हो गया, देखो यहाँ c है ना। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हुआ, पहला कि सम ऑफ कोएफिशिएंट का यूज किया, दूसरा इसका मतलब हुआ, ये बहुत जगह वर्ड यूज होगा, जहां भी वैनिश कहेगा इसका मतलब हो गया कि वो लगभग 0 के बराबर हो गया। नेक्स्ट चलो इसमें कह रहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द इंटीग्रल पावर, क्या कह रहा है यहाँ पे इंटीग्रल पावर, ये देखो जेईई मेन में पूछा है इस एक्सपेंशन का, तो इस एक्सपेंशन का इंटीग्रल पावर का कोएफिशिएंट निकालना, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसमें, तो कुछ नहीं करना है। इंटीग्रल पावर देखो कब होगा 1 माइनस 2 रूट एक्स होल पे पावर 50, ठीक है। अब इसमें चलो इसका एक्सपेंशन अगर कर दे तो क्या होगा, देखो 50c0 माइनस 50c1 2 रूट एक्स 50c2 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर आता है एक्सपेंशन सभी को, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रखते जाओगे तो 1 ही होते जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ऑड पावर में माइनस होगा, इवन पावर में प्लस होगा। जैसे ये 50c3 2 रूट 3 3 प्लस 50c4 2 रूट एक्स होल पे पावर 4 डॉट, इस तरह से कब हो गया। अब यहाँ इंटीग्रल पावर तभी होगा जब इवन पावर हो, देखो इसमें इंटीग्रल x नहीं है, इसमें देखो रूट का स्क्वायर नहीं होगा, इसमें देखो क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर आ रहा है। तो इसी का ऑल्टरनेट चलो अगर प्लस का निकाल दो 1 प्लस 2 रूट एक्स होल पे पावर 50, कितना हो जाएगा देखो, तो 50c0 सेम होगा, सिर्फ सारा प्लस में आएगा, 2 रूट एक्स का पावर 1 50c2 2 रूट एक्स पे पावर 2 50c3
2 रूट एक्स पे पावर 3 50c4 2 रूट एक्स पे पावर 4 डॉट। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमको इंटीग्रल पावर वाला चाहिए, तो इंटीग्रल पावर इवन पावर रहेगा तब ना होगा, ऑड पावर वाला को हटाना पड़ेगा। इसलिए अगर सभी सम ऑफ कोएफिशिएंट रहता, अगर तुम्हारा ये नहीं दिया रहता, ये नहीं रहता, तो फिर हमको डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 रख के निकाल देते। लेकिन यहाँ पे देखो तो सम ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x, मतलब यहाँ पे देखो रूट x है, यहाँ पे क्या है, रूट है, तो इस पे इंटीग्रल पावर तभी आएगा जब इवन पावर रहेगा। तो इवन पावर वाला सभी को रखना है, ऑड पावर को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलो 1 को 2 के साथ ऐड कर दो, 1 + 2, तो क्या आ गया देखो तो 1 - 2 रूट एक्स होल पे पावर 50, 1 + 2 रूट एक्स होल पे पावर 50। इधर चलो तो क्या हो गया 50c0 50c2 2 रूट एक्स का स्क्वायर 50c4 50c4 2 रूट एक्स पे पावर 4, इस तरह से। अब इसमें क्या करोगे, पुट कर दो x इज इक्वल टू 1। इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, देखो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ 4 है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रल पावर जो कह रहा था वो आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया 1 - 2 पे पावर 50 1 + 2 पे पावर 50। अरे यार 2 टाइम्स ना होता है, ये 2 को इधर भेजते हैं, डिवाइडेड बाई 2, इधर हो गया 50c0 50c2 50c4, इस तरह से। और 2 पे पावर ये 4 हो गया, ये 2 पे पावर 4 8 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से। अब उससे हमको मतलब नहीं है, इसका रिजल्ट लिया, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस ये हो गया 3 पे पावर 50 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या रिजल्ट आ गया देखो तो, ये आ गया तुम्हारा। तो इससे हमको मतलब नहीं है, अभी बताए हैं कि ये तो हो ही गया, सम ऑफ इंटीग्रल पावर का ही आ गया, तो आसानी से बना सकते हो। ये है इसलिए, ये है तुम्हारा इसलिए इतना झंझट हुआ, अगर नहीं रहता तो इतना झंझट नहीं होता, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। अब चलो नेक्स्ट, इसको एक बार और अच्छे से देखो, यहाँ इंटीग्रल पावर कह रहा है x पे, रूट है इसलिए अगर डायरेक्ट रहता सम ऑफ कोएफिशिएंट तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 पे पावर 50, मतलब 1 जाता, लेकिन इंटीग्रल पावर है तो ये वाला को ब्रेक करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अभी बताए थे मल्टीनोमियल में, क्या है 1 - 2yx + 4yx² होल पे पावर n। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 28, तो 28 में n तो है ही, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा देखो तो, इन द एक्सपेंशन n + m - 1 c m - 1, अभी जस्ट डिस्कस किए थे इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, c m - 1, तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा, n का वैल्यू है 3 -1 c, n का वैल्यू है 3 - 1, तो कितना आ गया रिजल्ट देखो तो, n + 2 c 2 इज इक्वल टू 28। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो तो सॉल्व करो तो क्या होगा, फैक्टोरियल n + 2 और नीचे आ गया n + 2 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 28। फैक्टोरियल n + 2 को ब्रेक करो, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा देखो तो, n + 2 n + 1 इंटू फैक्टोरियल n, एंड डिनोमिनेटर इज, ये खत्म हो गया, ये उधर चला गया, तो कितना आ गया देखो तो
n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 56। ये देखो कॉन्जिक्यूटिव होता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको कॉन्जिक्यूटिव में देखो तो कुछ होगा। 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, ठीक है। तो इसको अगर इसके इक्वल कर दें या इसको इसके इक्वल कर दें तो चलो तो क्या आएगा। हमेशा ये टेक्निक है कि जब भी कंसेक्यूटिव रहेगा तो इसको भी कंसेक्यूटिव में ब्रेक कर दो। तो n+2 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू हो गया 6, या n+1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 6। अब n का वैल्यू मेरा मिल गया। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। तो बाइनोमियल तुम्हारे पास मल्टीनोमियल क्या हो गया, 1 - 2x प्लस 4x² होल पे पावर n। n का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए क्या पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 1। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट मिक्स किया, ये पहला और ये नीचे दूसरा। बताते हैं जब भी जेई का क्वेश्चन पूछता है बेसिक ही सारा मिक्स करेगा वो अच्छे से। बहुत सारा जो खुद नहीं किए हुए हैं बता देगा कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये करो, वो करे। कुछ नहीं करने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसी में देखो दो कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ और ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी बताए हैं। देखो कितना रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा, 4 5 से 2 गया, 3 पे पावर क्या हो गया 6। तो 3 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, निकाल लो। 81 इंटू 3 243 ये हो गया 729। एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 हाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना 729। ठीक है, ये नहीं होगा। ये होगा, एक सेकेंड, ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को मिक्स करता है। नेक्स्ट चलो, ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है, अच्छा ये गलती किया है, यहाँ पे n होगा। तो n सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के NCR इंटू 3 पे पावर r, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ देखो तो हम जानते हैं 1 + x होल पे पावर n को लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n तक NCR इंटू x पे पावर r। अब यहाँ पे हमको 3 लाना है, x के जगह पे क्या लाना है, 3 लाना है। तो पुट कर दो। 3 कब होगा, जब x का वैल्यू 3 रख दो। तो 1 + 3 होल पे पावर n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 to n NCR 3 पे पावर r। ये देखो राइट साइड तो तुम्हारा ये हो गया, लेफ्ट साइड में वैल्यू देख लो तो क्या हो गया 4 पे पावर n। कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ये ऑप्शन ए हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूरे में क्या सीखे आज कि सम ऑफ कोएफिशिएंट जहां भी निकालना हो तो वेरिएबल इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 रख देंगे हमेशा। इस बात पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट अगले क्लास में और भी नया सारा कॉन्सेप्ट आएगा, अच्छे से क्लियर करते चलना है। जिसको बेसिक नहीं आता है बाइनोमियल, पहले बेसिक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखना है, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना है। आज के लिए